हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है सक्सेस मिशन के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सीटेट में कुछ ही नहीं बचे हुए हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके लिए एनसीईआरटी बेसिस पे होगा और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से आसानी से बन जाएंगे। कम से कम 15-16 क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का क्लास। जो टॉप 50 है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो हमको बोलना ना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपना कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट कंटेन्स ओनली द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। यानी कौन सा यूनिट है जो सिर्फ सेट, इसमें पता करना है कि कौन सा सेट है जो क्या कर रहा है, यूनिट किसका है, डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस के लिए हमको देखना है कि डिस्टेंस मापने के लिए हम कौन कौन सा यूनिट, कौन कौन सा सेट जो है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसको मापेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा सेट है उसमें पहचानेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस मापने के लिए हम लोग ऐसा यूनिट मीटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो मीटर तो हो सकता है, मीटर तो है इसमें भी। इसमें मीटर नहीं है तो ये तो ऑप्शन लाइट ईयर मापते हैं, दूरी मापने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लाइट ईयर इसमें भी है। अगर हम बात करें मीटर, इसमें भी है। हर्ट्ज नहीं मापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज से हम फ्रीक्वेंसी मापते हैं तो ये नहीं हो जाएगा। क्यूबिक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। ये पेयर करेक्ट नहीं है, यानी ये पेयर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें भी मीटर है, लाइट ईयर है, लेकिन हर्ट्ज आ गया तो ये भी इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्यूबिक है, ईयर आ गया। ठीक है, लाइट ईयर होता है, ईयर सिर्फ नहीं होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्यूबिक, मीटर और लाइट ईयर। ठीक है, साथियों समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। यानी कौन सा बाई प्रोडक्ट नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। आपको पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल हर बार सीटेट जब होता है ना तो उसमें ये पूछा जाता ही जाता है, पेट्रोलियम से एक क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि उत्पाद कौन कौन सा है। तो विटामिन जो है वो पेट्रोलियम का उत्पाद है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम का उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम का उत्पाद हो जाएगा। लुब्रिकेंट एक्टिंग ऑयल का अगर हम बात करें, स्नेहक तेल का बात करें, तो ये भी क्या है, पेट्रोलियम का उत्पाद है। अगर हम पैराफिन वैक्स का बात करते हैं तो ये भी पेट्रोलियम का उत्पाद है। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन तो पेट्रोलियम का उत्पाद है, तो ये तीनों क्या है, पेट्रोलियम का उत्पाद। तो जो नहीं है वो क्या है, कोक है। कोक जो होता है वो कार्बन का है, प्योर फॉर्मेट होता है, प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए ये पेट्रोलियम उत्पाद नहीं होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर अगर कोई बोले कि सही आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, सही आंसर क्या है, ए, कोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश लिया, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज बना रहा है और उसके साथ साथ बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हो गया। तो फोटोसिंथेसिस में अब कह रहा है कि देखिए न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। तो ये भी याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन के बेसिक पे यानी पोषक के बेसिक पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। एक ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। दूसरा क्या होता है, विषमपोषी। ठीक है, और
एक होता है स्वपोषी। स्वपोषी जिसमें पौधे आते हैं, जो अपना भोजन क्या स्वयं बना रहे हैं, यानी अपना भोजन खुद ही बना लेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या कर रहा है, अपना भोजन स्वयं बना लेगा, वो क्या होगा, स्वपोषी होगा। तो हमको सबसे पहले देखना है कि इसमें स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी होगा वही क्या करेगा, अपना भोजन खुद ही बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो फंजाई जो होता है वो क्या होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यानी ये भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यानी ये विषमपोषी होता है। राइजोबियम जो होता है ये भी विषमपोषी होता है, बैक्टीरिया में आता है। ठीक है, वायरस जो है वो भी विषमपोषी होता है, और एल्गी जो होता है ये प्लांट में आता है, शैवाल जो होता है ये प्लांट में आता है, इसलिए ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो फोटोसिंथेसिस एल्गी करता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, उससे पहले एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, जितने ऑसिलेशन है और टाइम से के साथ में रिलेशन कर दीजिएगा। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो जितना ऑसिलेशन हुआ वो, यानी कितना ऑसिलेशन दिया है, 30 टाइम्स। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में कितना बार, 30 बार किया है। ठीक है, ऑसिलेशन कितना बार किया है, 30 बार किया है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमोंग द फ्लोइंग, यानी कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 बार 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों पर में से सही कथन को चुनिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी इसका कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना बार किया है, तो 30 बार कितने सेकंड में किया है, तो 3 सेकंड, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड। यानी आपका फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 10 हर्ट्ज। कितना आ गया, 10 हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि अब इसका फ्रीक्वेंसी तो आ गया, हमको टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, 1/n हो गया। अब यहाँ पे हमको टाइम पीरियड निकालना है, यानी टाइम पीरियड कितना, 1/10, यानी कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा तो 30/3, यानी क्या हो जाएगा, 0.1। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 0/1। ठीक है, यानी आपको क्या निकालना है उसके बारे में देख लीजिए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि हमको दो ऑप्शन मिला है, क्या, 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसमें है, इसमें 0.3 हर्ट्ज है, इसमें 0.3 हर्ट्ज है, इसमें 3 हर्ट्ज है। तो यानी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है स्मार्टनेस कहाँ है, जहां पे आपको एक चीज मिल गया, एक चीज अगर मिल जा रहा है, दूसरा जब अगर सेम नहीं है, सब में सेम नहीं है, तो मतलब क्या, वही आंसर जो होगा वो वही होगा। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, एग्जाम में जो होगा वो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये भी याद है, स्मार्टनेस यहाँ पे दिखाना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out the connecting wire। यानी यदि संयोजक तार नहीं है, ठीक है, तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब अगर तार नहीं है, जो संयोजक तार, कंडक्टिंग वायर नहीं है, तो उसमें कौन सा वायर का यूज किया जा सकता है जिससे वो क्या करे, वो कंडक्टिंग वायर का काम कर ले। ठीक है, तो इसमें कौन से मटेरियल का यूज करेंगे जो क्या करे, कंडक्टिंग वायर का काम करे। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर का अगर हम काम करें तो उसमें क्या होगा कि रबर बेल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रबर बेल्ट तो क्या इंसुलेटर होता है, रबर बेल्ट क्या होता है, इंसुलेटर, यानी ये कंडक्टर का काम नहीं कर सकता, यानी ये चालक है। वुडन स्टिक्स का बात करें, अगर छड़ी से क्या करें, छड़ी से हम कनेक्ट करेंगे तो वो भी क्या है, वो भी इंसुलेटर होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम पेपर स्ट्रिप का बात करें तो पेपर स्ट्रिप का भी क्या हो जाता है, पेपर स्ट्रिप यानी कागज की पुट्टिका का बात करें तो कागज भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेड। जो ब्लेड हम लोग यूज करते हैं उसको अगर लगाते हैं तो मेटल का होता है, वो कंडक्टर होता है, इसलिए वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द
फंक्शंस ऑफ गिल्स इन दी फिश इज टू, यानी मछली जो है में क्लोन गिल्स का क्या कार्य होता है, गिल्स का काम क्या होता है, जो मछली का गलफड़ होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा है। तो काम क्या होता है, तो जनरली मछली क्या कर रही है, अपने गिल से सांस लेती है, क्या लेती है, सांस लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। तो कह रहा है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिशन का हो जाएगा, न्यूट्रिशन का ऐसा कुछ होता नहीं है, तो न्यूट्रिशन से आपको कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एब्जॉर्ब डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये सही लग रहा है, क्योंकि ये क्या करती है, ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ रहता है तो उसी को क्या करती है, ग्रहण करती है, ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा भी देख लेते हैं, एक्सक्रीट वेस्ट इन वाटर, एक्सक्रीट तो करती है लेकिन गिल्स से नहीं करती है, ठीक है, उसके लिए दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, हवा से वो सांस लेना कम ही जाती है, ज्यादा कोशिश करती है क्या, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को लेना, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइज के बारे में, कि मिट्टी के साइज को किसका साइज जो होता है वो बड़ा होगा, किसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो मिट्टी के साइज की अगर हम बात करें तो चैप्टर पढ़ना है, इसमें एनसीईआरटी में पढ़ना है कि मिट्टी के बारे में, कि मिट्टी कौन से मिट्टी जो होते हैं वो सबसे नर्म मिट्टी होती है, यानी सबसे महीन मिट्टी होती है, और कौन से जो होती है वो स्टोनी मिट्टी जो बड़ा बड़ा होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो साइज के बेसिस पे किसका आकार जो होता है वो कम होता है, किसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेड एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल, यानी साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे कणों के साइज के आकार के अनुसार कौन सा अवरोही क्रम में निरूपित करता है, यानी अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा, उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी जब जो लास्ट में रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता तो क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर का बात करता तो क्या, पहले बड़ा उसके बाद छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी सबसे छोटा लास्ट में, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा किसका होता है, सॉरी सबसे छोटा किसमें होता है और सबसे बड़ा लास्ट वाला में होता है, ठीक है। देखिए क्ले जो होता है वो साइज में सबसे छोटा होता है, क्ले, इसमें भी रॉक जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो साइज में बड़ा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। स्लिट्स जो होता है वो उससे क्ले से थोड़ा बड़ा होता है, यानी साइज में ये थोड़ा बड़ा होगा, यानी स्लिट्स। सैंड का अगर हम बात करते हैं, जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं क्ले और स्लिट से, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्ले और स्लिट से बड़े होते हैं, लेकिन ग्रेवल और रॉक से छोटे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रेवल्स का, तो ग्रेवल का अगर हम बात करते हैं तो ग्रेवल जो होते हैं रॉक से बड़े छोटे होते हैं, लेकिन बाकी सारे से बड़े होते हैं, यानी सैंड, स्लिट्स और क्ले से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सब ऑप्शन क्या होगा, सेलेक्ट नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में स्लिट्स दे दिया है, स्लिट्स जो होता है वो क्ले से बड़ा होता है ना कि छोटा होता है, ठीक है। स्लिट्स जो है वो अगर हम बात करें इधर से तो ये क्या हो जाएगा, गलत सीक्वेंस दिया है। इसमें भी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सबसे बड़ा उससे छोटा, और ये उससे छोटा इससे छोटा, और ये सबसे छोटा है, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आता है तो करेक्ट आंसर ये होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है, यानी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है, जीवाणु का उपयोग किस बैक्टीरिया प्रोसेस में, कौन सी प्रक्रिया में नहीं होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया है उसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी डबल रोटी पकने में, या फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, यानी गन्ने के रस का किण्वन में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, या चौथा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दूध से जो दही बनाना है उसमें, ठीक है। तो अब हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बैक्टीरियल प्रोसेस नहीं है, यानी जिसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही जब बनाता है तो इसको बनाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है तो इसको तो बनाने के लिए क्या कर रहा है, दूध से दही, ये भी बैक्टीरिया है, यानी ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इसमें।
दूसरा अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, अगर हम बात करें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का, तो इसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, ये सारे क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी सारे क्या है बैक्टीरिया है, सारा क्या है बैक्टीरिया। ठीक है। फर्मेंटेशन का अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन भी कौन करता है बैक्टीरिया करता है, यानी गन्ने का फर्मेंटेशन भी बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो कौन सा नहीं होता है, तो ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड जो होता है वो ईस्ट का यूज करके बनाया जाता है, यानी ब्रेड, ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नॉट पूछा है बैक्टीरिया, यानी इसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं लोग, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट में बता देने के लिए जो भी आपको डाउट है, जो भी दिक्कत है, ठीक है, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। आप लोग के लिए नया बैच लेकर आएंगे लोग जल्दी, TRI 4 के जो भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए NCERT प्योर NCERT बैच आने वाला है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब बैच लॉन्च हो तब। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी इसमें हमको निकालना है ऑड कौन है, भिन्न कौन है। ठीक है। भिन्न कौन है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, यानी जो क्या हो डेजर्ट। ठीक है। हम डेजर्ट एरिया बढ़ा रहे हैं, मतलब उपजाऊ मिट्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डेजर्टिफिकेशन की तरफ, जहां बालू वाले हो, जहां बंजर मिट्टी हो पूरी तरह। ठीक है। इरोजन, अपवर्तन, ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है। अगर हम डिफोरेस्टेशन, जब हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो इरोजन भी होगा, सॉइल इरोजन भी होगा और डेजर्टिफिकेशन भी होगा, यानी तीनों क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या नहीं है, तो कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि हम प्लांटिंग करते हैं, तो प्लांटिंग कर रहे हैं यानी वो क्या है कंजर्वेशन है, उसका रख रखाव करते हैं। ठीक है। उसका संरक्षण कर रहा है, लेकिन बाकी सब में क्या हो रहा है उसका नाश हो रहा है। ठीक है। तो ये तीनों क्या है पेयर में, एक पेयर में होगा, लेकिन भिन्न कौन हो जाएगा, तो कंजर्वेशन इज राइट आंसर। ठीक है। यानी कंजर्वेशन जो होगा वो इन तीनों से क्या है, चारों ऑप्शन में कंजर्वेशन जो है वो भिन्न है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट में से सही कथन कौन सा नहीं है उसके बारे में बताना है, यानी सही कथन को छांट लेना है, बाकी को बताना है कि जो सही नहीं है। ठीक है। कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज केमिकल चेंज, यानी प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया परिवर्तन का बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, यानी श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, यानी क्रिस्टलीकरण जो है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। अब एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा रासायनिक कौन सा फिजिकल चेंज है। ठीक है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज केमिकल चेंज, हाँ फोटोसिंथेसिस जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो बताया था कि रासायनिक प्रक्रिया है, किसके थ्रू होता है, रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, ये भी क्या है, सही आंसर है। ठीक है। अब कह रहा है कि डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन जो भी होता है इसमें हर अलग अलग तरह के एंजाइम्स यूज होते हैं, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है। ये भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, यानी हमारे शरीर में डाइजेशन जो हो रहा है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जांपल है। ठीक है। तो ये भी क्या आंसर होगा, सही है। तो पूछ रहा है नॉट, ठीक है, तो नॉट यानी क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो केमिकल चेंज नहीं होता है, ये फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज नहीं होके ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है, फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर है, आप लोग समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो भी होते हैं जिसमें 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है और पूछ देता है कि ये किस जीव के बारे में कहा गया है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स,
लिस्टेड बिलो, यानी नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर, अगर लक्षण के आधार दिया गया है पर जंतु को पहचानिए, यानी लक्षण दे दिया गया है स्टेटमेंट में और आपको पहचानना है कि कौन सा जीव है ये। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि लॉन्ग बैकबोन, जिसके पास लॉन्ग बैकबोन हो, ठीक है, मतलब लंबा मेरुदंड रीढ़ हो, ठीक है, स्टेटमेंट हम समझ लिए। दूसरा है मेनी मसल्स, जिसके पास मांस, बहुत सारी मांसपेशियां हो, ठीक है, तो यहां पे भी ये स्टेटमेंट हम समझ लिए। चलिए, बॉडी कर्व इनटू द मेनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ने के लिए, अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे ढकेलने के लिए, उसके बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे कर्व हो, यानी कट हो, ठीक है, कर्व होगा, बॉडी कट बॉडी होगा, तो उसमें अब कह रहा है कि एग्जाम आपको बताना है कि ये कौन सा जीव है। ठीक है, तो देखिए अर्थवर्म में रीढ़ की हड्डी तो नहीं होता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। स्नेल्स के बारे में अगर हम बात करें, स्नेल्स में क्या होता है, हम्प होता है, ऊपर की तरफ कैल्शियम का बना हुआ कैल्केरियस हम्प होता है, ठीक है, ये किस में आता है, मोलस्का में आता है। ठीक है, हुकवर्म का अगर हम बात करें तो हुकवर्म हमारे अंदर पेट पाया जाएगा, ठीक है, सॉरी बाहर भी पाया जाता है और अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो हुकवर्म्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पैरासिटिक होता है, तो इसमें क्या होता है, सकर्स होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहा है कि मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां का बात कर रहा है, तो बहुत सी मांसपेशियां, हुकवर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, जिसमें कॉर्डेट, सीधी बात है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का बात कर दिया है, मतलब वो एग्जांपल किसका है, कॉर्डेट का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कॉर्डेट का। और इतना सारा देखें, ये सारे क्या थे, नॉन कॉर्डेट थे, तो हम आसानी से भी पहले से भी पहचान सकते हैं कि कौन कौन से नॉन कॉर्डेट है, उसको हटा दिए, बाकी जो कॉर्डेट है वही उसका एग्जांपल, उसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्डेट्स में आता है, किंगडम एनिमलिया और फाइलम किसमें, रेप्टिलिया में। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी नीचे दिए गया कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सही कौन कौन सा है और गलत को छांट लेंगे। ठीक है, यहां से देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद उससे पहले थोड़ा सा हम इसके ब्रीफ कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। ब्रीफ करने का मतलब हुआ कि अगर हम हार्ट के बारे में जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो याद रखिएगा कि हमारे हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है, थोड़ा पानी पी लें। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का, जिसमें राइट आर्टरी, 2 आर्टरी होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। कितना, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा हम सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन जाता है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, फेफड़ा में जाता है, लंग्स में गया, और लंग्स से आने के बाद वो क्या करता है, लंग्स से पहुंचता है किसमें, लेफ्ट आर्टरी में। किसमें पहुंचेगा, लेफ्ट आर्टरी में, और उसको पहुंचाने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पल्मोनरी वेन। कौन होता है, पल्मोनरी वेन, सीधा लिख दे, इसको पहुंचाने वाला जो होता है वो पल्मोनरी वेन होता है। ठीक है, इसके थ्रू यहां से लेफ्ट आर्टरी से पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जिस वाल्व के थ्रू इसको जो गाइड करने वाला वाल्व होता है उसको हम बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बाइकॉस्पिड वाल्व ही याद रखिए, बाइकॉस्पिड वाल्व। और यहां से फिर पहुंचता है कहां पे, लेफ्ट आर्टरी में। कहां पहुंचता है, लेफ्ट आर्टरी में। कहां पहुंचेगा, लेफ्ट आर्टरी में, इसको पहुंचेगा लेफ्ट आर्टरी में, और सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंच जाता है बॉडी में। कहां पहुंचेगा, बॉडी में। ठीक है, थोड़ा गला खराब है इसलिए पानी पीने चले। ठीक है, चलिए बॉडी, अब बॉडी से पहुंच जाएगा किसमें, ये पहुंचेगा राइट आर्टरी में। इसमें पहुंचेगा राइट आर्टरी में। किससे पहुंचता है, मेन वेन के थ्रू।
अब कहिएगा कि सर इधर वेन लिख दिए, इधर भी वेन कहां से आ गया, इसी को ये क्या है, मेन वेन है, ठीक है, मेन वेन, ठीक है, इसको वेना कावा भी बोलते हैं, ठीक है। अब कहिएगा कि सर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको एरोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरोटा या आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरी, ठीक है। तो इसी को एरोटा भी बोलते हैं, याद रखिएगा नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद, बॉडी में जब गया, बॉडी से फिर अच्छा इधर का बात तब याद रखिएगा, लेफ्ट आर्टरी में, तो लेफ्ट आर्टरी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहां से ये जब किसके थ्रू आया है, वाल्व, यहाँ पे जो वाल्व है लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में जो वाल्व होता है वो उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिंट्रल वाल्व, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है ना, ब्लड को पंप करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी के थ्रू पहुंचाता है किधर, ब्लड बॉडी में, पूरे बॉडी में, ठीक है, और पूरे बॉडी में पहुंचाएगा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसी को एरोटा भी बोलते हैं। कोई बोलेगा सबसे बड़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कौन करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है एरोटा, बॉडी में, ठीक है, किससे, हार्ट से पूरे बॉडी में, ठीक है। अब यहां से पहुंचाएगा ये बॉडी में, बॉडी से मेन वेन के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, राइट आर्टरी में, और राइट आर्टरी से आएगा फिर किस में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद राइट वेंट्रिकल से फिर पहुंच जाता है लंग्स में, और इसको जो पहुंचाने का काम करता है वो पल्मोनरी आर्टरी होता है, कौन होता है, पल्मोनरी आर्टरी, क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो पूछता है कि आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, मौली अगर आ जाए तो, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन दोनों में है। अगर कोई पूछेगा कि आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हाँ करता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को कहां तक पहुंचाने का काम करता है, लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है, क्लियर है। अगर कोई पूछे कि सारे वेन्स जो हैं वो क्या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को धोते हैं, खून को ढोता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें भी एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन होता है वो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को धोता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आई होप इन सब लोग समझ गए होंगे। अब स्टेटमेंट पर देखते हैं, स्टेटमेंट अब आप लोगों को आसानी से बन जाएगा क्योंकि हम समझा दिए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ देखिए ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द हार्ट टू अनदर पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब सारा आर्टरी तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, यानी ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अभी बताएं ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, हाँ आर्टरीज के पास थिक वॉल इसलिए रहता है, थिक वॉल्स इसलिए रहता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, ब्लड को बॉडी में पहुंचा रहा है, ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा, हार्ट जो है वो प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए प्रेशर, तो अगर पतला वाल्व रहेगा तो फटने का चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो इसलिए इसके पास ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अब कह रहे हैं आर्टरीज है इलास्टिक वाल्व, इलास्टिक होता है इसीलिए तो आसानी से पंप हो जाता है, ठीक है, ये भी सही है। अब है ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, अब यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया, ठीक है। अब पूछ रहा है ऑल आर्टरीज कैरीज, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़िएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि सारे सभी धमनी जो है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेके जाती है, सारे धमनी नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तो बताया कि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, यानी वो ऑक्सीजन यू समृद्ध नहीं लेके जा रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध लेके जा रहा है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। यानी स्टेटमेंट पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही नहीं है, क्यों, क्योंकि डी ऑप्शन में सही क्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑल आर्टरीज, ठीक है, ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट यहाँ पर लिखा रहता है कि हाँ पल्मोनरी आर्टरी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए इतना डिटेल में कोई नॉर्मल क्लास में भी नहीं समझाता है, ठीक है। तो नॉर्मल क्लास में भी नहीं समझाता है, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स सीक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स, ठीक है। मतलब इसमें स्टेटमेंट दिया है कि निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि है जो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। 2 तो सब करता है, लेकिन 2 से अधिक पूछा है, ठीक है। 2 से अधिक कौन कौन सा करता है, ठीक है। देखिए लगभग ये 3 हार्मोन सीक्रेट करती है, ये भी 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, ये भी 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन मोर देन पूछा है, तो मोर देन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो मोर देन में ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसलिए क्योंकि इसी को हम क्या एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर्स ग्लैंड, ठीक है। यानी मास्टर ग्रंथि जो है वो यही है, ठीक है। ये हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका लाइन बाय लाइन मतलब बहुत सारे हार्मोन, ACTH यही सीक्रेट करता है, ठीक है। LH यही सीक्रेट करता है, FSH यही सीक्रेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन यही सीक्रेट करता है, ठीक है। कॉर्टिसोल का बात करें तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को यही सीक्रेट करता है, वही कमांड करता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारा ये हार्मोन सीक्रेट करता है। लेकिन आप कहिएगा कि सर ये कैसे हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, तो ये हार्मोन कैसे सीक्रेट कर रहा है, एक मिनट। पैंक्रियाज का अगर हम बात बताएं तो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि पैंक्रियाज जो होता है वो ग्लूकागॉन्स को सीक्रेट करता है और इंसुलिन को सीक्रेट करता है, ठीक है, और सोमेस्टोस्टिन को भी सीक्रेट करता है। तो याद रखिएगा पैंक्रियाज का काम क्या होता है, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस तो एंजाइम हो गया, और मिक्स ग्लैंड इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है, यानी हार्मोन भी सीक्रेट होता है और एंजाइम भी सीक्रेट करता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो वो नाम है पहला इंसुलिन, बीटा सेल के द्वारा, अल्फा सेल के द्वारा क्या होता है, ग्लूकागॉन और सोमेस्टोस्टिन, ठीक है। 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। अगर कोई बोले थायराइड हार्मोन क्या सीक्रेट करता है, तो थायराइड हार्मोन जो होता है वो थायरोक्सिन को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन को। और अगर कोई पूछे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आयोडीन के लिए, ठीक है। अगर एड्रेनल ग्लैंड का अगर हम बात करें तो एड्रेनल का बात करते हैं, तो एड्रेनल क्या सीक्रेट करता है, तो एड्रेनलिन करता है, कॉर्टिसोल का रिलीज करता है, कॉर्टिसोल ये कॉर्टिसोल को भी करता है और एड्रेनलिन को भी करता है, ठीक है। तो हार्मोन वाला सारा क्वेश्चन लगभग बन जाएगा अब इससे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए लंबा है, थोड़ा मजे में पढ़ते हैं, ठीक है। जितना अच्छे से पढ़िएगा, जितना मन लगा के पढ़िएगा, उतना ही वीडियो देखने में आपको अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम में, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेना है कि ट्रू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ट्रू यानी सही कौन है, कथन सही कौन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सही कौन है। कह रहा है ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये गैस हैं, ये जरूरी नहीं है। कुछ लिक्विड भी होते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में ब्रोमीन आ गया, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यानी सभी अधातुएं अतन्य हो, यानी तन्य नहीं होती हैं। तो ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि सारे जो धातु, जो जितने भी अधातु होते हैं वो भांगुर होते हैं, ठीक है। यानी उसको हम पीस देंगे, ठीक है, मसलेंगे तो मसल जाएगा, या उस पे हैमर से मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में टूट सकता है, ठीक है। तो ये भी ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी ये सही पूछा है। और भी देख लेते हैं ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड, यानी सभी धातुएं सॉलिड होती है। पारा मरकरी पे लागू नहीं होता है, सोडियम पे लागू नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। कह रहा है कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स जो है वो हार्ड हो, ठीक है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे मरकरी हो गया, सॉरी मरकरी बोल दिए, सोडियम हो गया, मरकरी तो लिक्विड में पाया जाता है, और सोडियम हो गया ये चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
कि y दिया हुआ है, यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, इज मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, यानी y जो है वो नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, दैट कुड बी y, यानी y मानव निर्मित रेशा है, फाइबर है, जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा रहा है, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा रहा है और मैन मेड भी है, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा रहा है और मैन मेड भी है। क्वेश्चन बढ़िया से समझ लिए, अब आंसर देखते हैं, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, उसको सही कौन होगा, ठीक है। एक्राइलिक जो होता है वो पूरी तरह से मैन मेड तो होता है, लेकिन ये नेचुरल सोर्स से नहीं मिलता है, ठीक है। जूट का अगर हम बात करें तो जूट जो होता है वो नेचुरल होता है, पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं होता है, ये नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। नायलॉन का बात करें तो ये सिंथेटिक फाइबर है पूरी तरह से, यानी इसमें मैन मेड होता है लेकिन ये नेचुरल से नहीं मिलता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। रेयन जो है वो नेचुरल फाइबर से बनाया जाता है लेकिन मैन मेड बनाया जाता है, इसी को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है, यानी इसको मानव निर्मित सिल्क कहिए या आर्टिफिशियल सिल्क, अगर सिल्क को रिप्लेस कर सकता है कोई तो वो है क्या, रेयन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो कह रहा है कि species restricted to prevent a particular areas are transferred to H, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। देखिए जैसे अगर हम पोलर रीजन में रह रहे हैं, ठीक है, तो पोलर रीजन में रहते हैं तो वहां पे पोलर बियर पाया जाता है, ठीक है, और जैसे मरुस्थल में रह रहे हैं तो ऊंट स्पेसिफिक एरिया में है, वहां का स्पेसिफिक क्या है, ऊंट है, तो वो स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो उसको बताना है कि ये कौन सा है, माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज का मतलब क्या होता है, प्रवासी। जैसे साइबेरियन क्रेन जो है, तो साइबेरियन क्रेन क्या करता है, उसको एक मिनट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पता ना कोई फोन कर रहा है अभी, ठीक है, चलिए। कह रहा है कि स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड इन, अब इसमें माइग्रेटरी स्पीसीज जो होते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज यानी प्रवासी स्पीसीज, प्रवासी स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन है जो भरतपुर में आता है राजस्थान में, और फिर वो ठंडी खत्म हो जाने के बाद चला जाता है यहाँ से, ठीक है, तो वो क्या है, माइग्रेटरी स्पीसीज है। इंडेंजर्ड स्पीसीज कल बताया था रेड डाटा बुक इसके, ठीक है, यानी जो विलुप्त होने पे कगार पे है, डेंजर्ड में है, ठीक है, उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो चुका है, जैसे डायनासोर, ठीक है, डायनासोर इस धरती पे नहीं है, यानी वो किस में आएगा, वो आएगा एक्सटिंक्ट स्पीसीज में, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडेमिक स्पीसीज। ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होते हैं, ठीक है, यानी विशेष क्षेत्र में विशेष जगह पे उसको स्पेसिफिकाई करके इसमें रखा जाता है, इंडेमिक स्पीसीज में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइट रेज from an object fall on the surface B and get reflected to complement a completely diffuse manner. What can you say about the nature of image of the object? यानी किसी बिंब से प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्णतः विसरित हो जाती है, विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब समझ में आया आपको। देखिए रिफ्लेक्शन जब होता है तो एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जब रेगुलर परावर्तन होता है ना, नियमित परावर्तन जिसको बोलते हैं, तो नियमित परावर्तन होगा तो उसमें क्या, लाइट जो आएगा, इंसिडेंट रे आपतित किरण जो आएगा वो परावर्तित होकर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इरेगुलर होगा, ठीक है, जब इरेगुलर होगा तो लाइट आता है और वो परावर्तित होकर नहीं जाएगा, वहीं पे डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, विसरित हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इट विल बी वर्चुअल एंड इमेज, यानी यह आभासी और आवर्धित होगा, इमेज जो बनाएगा वो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो कोई इमेज बनाएगा नहीं करेगा। कह रहा है कि इट विल बी वर्चुअल एंड सेम साइज, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्लेन मिरर के केस में, प्लेन सरफेस के केस में आएगा। इट विल बी रियल एंड इनलार्ज, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी नो इमेज विल बी फॉर्म। आंसर क्या हो जाएगा, नो इमेज विल बी फॉर्म। क्यों, क्योंकि खुरदुरा सरफेस रहेगा। देखिए खुरदुरा सरफेस रहेगा तो इस खुरदुरे सरफेस पे वो कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा जब तक उसके लिए क्या, प्लेन सरफेस ना मिले, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तभी कोई इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। इरेगुलर सरफेस पे कोई बिंब यानी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू स्लाइड्स अ हंज बॉक्स laying on the ground in her rooms, Reshma should be apply a force which is greater than which of the following forces। ठीक है, यानी अपने कमरे के फर्श पर रखे एक विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा निम्नलिखित में से बलों में से किस से अधिक लगाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, देखिए बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, कभी भी आप घर में कोई सामान रखे हुए हैं, ठीक है, मम्मी बोले कि इसको यहाँ से यहाँ खसका दो, ठीक है, तो घसकाने के लिए क्या उसमें तो जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, ऊपर से तो फोर्स लग रहा है वो जितना उसका फोर्स है, और जो फ्रिक्शन लग रहा है अगर घसका रहे हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो रुका हुआ है, इसलिए उसमें लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा? स्थैतिक घर्षण। ठीक है, तो स्टैटिक घर्षण में अगर हम बात करें तो स्थैतिक घर्षण में इसमें क्या लग रहा है? स्थैतिक घर्षण। घर्षण के बराबर अगर उससे ज्यादा हो जाए तभी वो क्या करेगा? घसकेगा। ठीक है, जैसे अगर हम गड्ढे में गाड़ी फंस जाती है तो उसको क्या बाहर से धक्का देते हैं, जब तक ले उसके फोर्स उतना न लगा दे कि गड्ढे से बाहर निकल पाए। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन कौन कौन सा है देख लेते हैं। सही कथन कौन सा है? पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। ये जरूरी नहीं है एम्पलीट्यूड पिच ऑफ साउंड को डिटरमाइन करता है, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर द पिच, ये जरूरी नहीं है फ्रीक्वेंसी हायर हो लो हो इससे मतलब नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। सही पूछा है, ठीक है, याद रखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो कह रहा है कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस डिटरमाइन होता है एम्पलीट्यूड से, ना कि फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी से साउंड आ रहा है, कितने जल्दी जल्दी हम बोल पा रहे हैं, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर रहा है, ना एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस को डिटरमाइन करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन थ्रू वैक्यूम, यानी साउंड को मीडियम का जरूरत पड़ता है, माध्यम का जरूरत पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, साउंड को क्या जरूरत पड़ता है? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि which of the following sets compromises liquid which are poor conductor of electricity। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कौन सा अब इसमें सेट है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का? ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। शुगर जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, विनेगर पास कराएगा, लेमन जूस भी पास कराता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं टैप वाटर, शैम्पू नहीं कराएगा, हनी भी कराएगा। ठीक है, हनी कराता है। साल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, लेमन जूस और विनेगर कराता है, यानी ये सेट कंप्लीट नहीं है। अब कंप्लीट पूछा है तो शैम्पू जो होता है वो नहीं कराता है, वेजिटेबल ऑयल नहीं कराता है, डिस्टिल वाटर कल ही में पिछले क्लास में ही डिस्कस किए थे कि डिस्टिल वाटर में जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि which of the following state compromises chemical change। देखिए केमिकल चेंज को बताना है कि कौन सा सेट जो है वो केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन को क्रम से कर रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं कुकिंग की केमिकल चेंज है, लेकिन बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग शुगर वाटर जो है वो केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट क्या, ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बॉइलिंग, ब्रेकिंग ग्लास, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल चेंज है, बाकी नहीं है। ठीक है, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डाइजेशन है लेकिन ये नहीं है। ये सेल्डिंग ऑफ पेपर्स यानी कागज के टुकड़े करना, वो भी क्या फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज में आता है। बर्निंग ऑफ पेपर जलाइएगा तो क्या हो जाएगा? पेपर जल के क्या हो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है? केमिकल चेंज है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स। देखिए डिफिशियंसी से क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स, अब यहाँ पे एक्स कोई विटामिन है जो डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जा रहा है? क्या हो रहा है? कॉजिंग ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, यानी ये कॉज कर रहा है ब्लीडिंग गम्स को। दिस विटामिन essential for absorption of mineral X, sorry Y, and X is found in the food Z
इन जेड एंड आइडेंटिफाइड एक्स वाई जेड, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है विटामिन एक्स हीनता के कमी के कारण मसूड़ों में क्या होता है, रुधिर जो होता है, खून जो होता है वो बहने लगता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन और जेड में पाया जाता है। तो कह रहा है कि एक्स जो है वो विटामिन हो गया, आपको सीरीज बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। देखते हैं विटामिन बी, रुधिर जो होता है, जो ब्लीडिंग कम से होता है वो विटामिन सी के कमी से होता है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट में, एक्स जो है वो विटामिन सी होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत हो जाएगा। और विटामिन डी तो पता ही है क्या होता है, स्कर्वी, ये नहीं होगा, ठीक है। विटामिन सी ऑप्शन नंबर डी में है। दूसरा कह रहा है वाई क्या हो जाएगा, आयरन, और किस में पाया जाता है विटामिन सी, खट्टे फल में पाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स विटामिन सी, वाई क्या हो जाएगा आयरन, और जेड जो होगा वो हो जाएगा सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि थोड़ा विटामिन कौन कौन से विटामिन होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए विटामिन ए से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसे क्वेश्चन याद रखिएगा कि विटामिन ए की वजह से छीणता होता है दृष्टि का, ठीक है, यानी आंख के प्रॉब्लम होगा, विजन ऑफ साइट्स ऑफ विजन, जिसमें अगर हम बात करें तो कौधी हो गया, ठीक है, यानी आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो विटामिन ए के कमी से होगा, ठीक है। उसमें दिया हुआ भी है, आपको पूरी तरह से रात को दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन बी1 का अगर हम बात करें तो बी1 से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ठीक है। इसमें क्या, इसका लक्षण क्या होता है, दुर्बल मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा की कमी, यानी थकान, हर समय शरीर जो होगा वो थका थका ही रहेगा, ठीक है, वो विटामिन बी1 के लिए, ठीक है। विटामिन सी का बात करें तो इससे होता है स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, ठीक है। अब इससे अगर बात करें तो मसूड़ों में खून निकलना, घाव और अधिक समय लगना, यानी घाव भरने में जो होगा वो अधिक समय लगता है, और मसूड़े से क्या होगा, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्कर्वी में होता है। विटामिन डी से अगर हम बात करें तो रिकेट्स होता है, ठीक है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक है, जो अस्थियां जो हमारे बोन्स होते हैं ना वो मुलायम हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी एक तरह से भी माना जाता है कि कैल्शियम की कमी से भी ये सारा चीज होता है, ठीक है। तो विटामिन डी जो भी कैल्शियम अगर खिलाया जाएगा तो उसके साथ साथ आपको विटामिन डी3 का टैबलेट दिया जाता है, ठीक है। दूसरा ये मिलता कहाँ से है, तो सनलाइट की वजह से, जो सनलाइट से हमको विटामिन डी भी मिल जाता है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम से अस्थि और दंत क्षय होगा, यानी जितने भी हमारे दांत हैं, दांत है, अस्थि है, दंत क्षय है, ये कमजोर अस्थि और दंत क्षय जो होता है वो किससे होता है, कैल्शियम की कमी से हो गया। आयोडीन का अगर हम बात करें तो आयोडीन से घेगा होता है, क्वाइटर जिसको बोलते हैं, यानी गर्दन जो होता है ये फूल जाता है, ठीक है, फूल जाएगा, ये आयोडीन की कमी से होता है। बच्चे में मानसिक विकलांगता भी आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। अगर आयरन का बात करें तो आयरन से अरक्ता होता है जिसको एनीमिया बोलते हैं, और ये कमजोरी को डिनोट करता है, ठीक है। देखिए इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले जाना, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको कोशिश कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए, ताकि सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक जगह और मेंशन कर देता हूँ इसमें, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, कौन कौन से वसा सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन का अगर हम बात करें, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है ADK होता है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ADEK, ठीक है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल का अगर कोई बोले कि वाटर सॉल्युबल कौन कौन से, यानी जल में घुलित विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि बी और बी ग्रुप के जितने भी बी कॉम्प्लेक्स सारे, ठीक है, और डी सॉरी बी और सी, ठीक है, बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बी में और ग्रुप भी होता है विटामिन, वो B1, B2, B3, B6, B5, 12, ठीक है, ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वाई इज द प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी एक वाई जो है वो प्लांट है जिसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है। व्हाट कुड बी वाई, ठीक है, ऐसा कोई पौधा जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित लौक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि कौन सा हरित लौक यानी क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए पिचर्स प्लांट जो होते हैं इसमें पाया जाता है, लेकिन ये भी कीट भक्षी होते हैं, ठीक है, कीट को इस कीट से भी क्या करता है, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों शो करता है, ठीक है। मैपल वृक्ष जो होता है इसमें भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अगर एल्गी का बात करें तो पिछले ही क्वेश्चन में देखे हैं लोग कि एल्गी भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कास्कत्र जो होता है,
कसकुता जो होता है जिसको अमरबेल बोलते हैं, ठीक है। अमरबेल जो होता है, जैसे पेड़ पे लत्ती जो चढ़ा रहता है ना अमरबेल, तो उसको बोलते हैं कि ये पैरासाइटिक है, ठीक है। पैरासाइटिक है यानी पेड़ पौधे से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन से किसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, तो कसकुता के पास नहीं होगा, ठीक है। अमरबेल जो होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए कौन सा कथन जो है वो सही है, सही बताना है आपको। तो कह रहा है कि एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए एसिमिलेशन ऑफ फूड का अगर हम बात करें तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उतना डाइजेशन होता ही नहीं, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में हो गया रहता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विलाई जो होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, यानी बड़ी आंत में नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वाइडर होता है, शॉर्टर होता है और एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन तो वाइडर होता है, बड़ा चौड़ा होगा, लेकिन साइज में क्या होता है, छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया, यानी ये गलत है, ये भी गलत है। सही पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, ठीक है, एंड प्रोड्यूस ऑफ सिल्क फाइबर, यानी रेशम के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब सही नहीं है तो सही नहीं है, यहां देखिएगा सही नहीं है, ठीक है। तो सिल्क फाइबर इज प्रोटीन सीक्रेट बाय कैटरपिलर्स, ये ऑप्शन क्या है, सही है कि नहीं है, सही है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा गलत हमको चूज करना है। तो दूसरा है सिल्क यार्न जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म मॉथ, ठीक है, ये भी सही है। लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड कैटरपिलर, ठीक है। और तीसरा है द प्यूपा डेवलप्स कैटरपिलर। देखिए कैटरपिलर डेवलप करता है प्यूपा को, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा कैटरपिलर जो होता है वो बनाता है मॉथ, लार्वा जो होता है कैटरपिलर ही होता है, उसके बाद फिर वो क्या फाइबर बनाएगा, मॉथ बनाएगा, मॉथ बना के उससे फाइबर मिलता है हमको, ठीक है। तो इसमें क्या मुलबेरी का खेती करते हैं, मुलबेरी में ही पाया जाता है, ठीक है, मुलबेरी यानी शहतूत की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है कि अ गर्ल्स मेक्स अ होल नियर द बॉटम्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। She puts her thumb over the holes and to cover it fills the bottles with water, ठीक है, and water up to half of the capacity. She then close the cap of the bottles tightly, and what will be happen when she is removed her thumb from the hole. देखिए एक बोतल है, जैसे ये बोतल है, ये बोतल में क्या किए, ये बोतल वैसे कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, बोतल है, ठीक है। अब इसमें हम पानी भर, यहाँ पे एक छेद कर दिया गया, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, छेद कर दिए और फिर उसको पानी भरने के बाद यहाँ पे दाबे हुए थे हम उंगली से, ठीक है। पानी भरने के बाद इसको हम क्या किए, टैप को पूरी तरह से ढक दिए, ठीक है, टाइट पैक कर दिए। अब जब पैक कर देंगे तो कह रहा है कि क्या होगा इसमें, जब यहाँ से उंगली हटाएंगे तो, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, घर पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि दी वाटर विल बी स्प्राउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल्स इज लेस देन द आउटसाइड द प्रेशर, यानी छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, छेद से पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि दी वाटर विल नॉट स्प्राउट ऑन द होल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कह रहा है नॉट स्प्राउट। अब कह रहा है बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज मोर देन, ऐसा थोड़ा है प्रेशर बोतल के अंदर ज्यादा हो जाए और बाहर कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गलत है। कह रहा है कि द वाटर विल स्प्राउट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज मोर देन द आउटसाइड द प्रेशर। अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या पानी बाहर की तरफ निकलेगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर बोतल में हम क्या कर रहे हैं, उसको दाबें, इसको क्या करें, इसको हम प्रेस करेंगे, तो प्रेस करेंगे तो पानी ऑटोमेटिक निकलने लगेगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर दे रहा है, प्रेशर ज्यादा, बाहर से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अंदर से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, निकलने लगेगा। तो वही कह रहा है वाटर विल नॉट स्प्राउट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज लेस, यानी अंदर क्या होगा,
पानी का प्रेशर जो है वो कम है, किसके कंपेयर में, तो आउटसाइड प्रेशर। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक कह रहा है बेकेलाइट इज अ एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बी। ठीक है, ए को बी से, अब बी कह रहा है कि ऑन दी अदर हैंड पीवीसी सी विच इज यूज्ड टू मेकिंग डी, यानी पीवीसी जो है वो सी है और उसको यूज किया जा रहा है किसके लिए, डी के लिए, मेकिंग करने के लिए, डी को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अब यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या फिट हो रहा है पहला कह रहा है कि बेकेलाइट्स थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक हो रहा है, क्या होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें भी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें भी है, थर्मोस प्लास्टिक इसमें भी है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बी का, तो बी यानी ऑन मेकिंग बी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, सर इसमें कंटेनर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी यहीं से कट जाएगा। इसमें यूटेंसिल हैंडल्स है, ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल स्विचेस ये सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज में बड़ा था, ठीक है, कॉन्सेप्ट में छोटा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट में बहुत ही छोटा, आसानी से बन जाने वाला क्वेश्चन था, ये भी आसानी से बन जाएगा, बस दिखने में बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एन ऑक्साइड ऑफ अ सब्सटेंस एक्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस वाई। ठीक है, एंड वाई रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म जेड, तो इट ऑब्जर्व दैट वाई टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, तो याद रखिएगा ये एसिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका है, एसिड का। अब बेस का अगर बात करें, तो बेस सीधे याद रखिएगा, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है, क्या करता है, रेड से ब्लू हो जाता है, तो वो बेस का। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड अबाउट एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। कह रहा है एक्स मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, तो देखिए मेटल जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, बेसिक, ऑक्सीजन के साथ मिलकर बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बस इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखेंगे कि इसमें कौन सा एसिडिक ऑक्साइड होगा, कौन सा बेसिक ऑक्साइड होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स इज मेटल, मेटल होगा तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ना कि एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, और y क्या है, एसिडिक कह रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि x इज मेटल, y क्या है, बेसिक है, z क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है x इज नॉन मेटल एंड y इज एसिडिक एंड z इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, और x इज नॉन मेटल, y इज एसिडिक एंड z इज एसिडिक इन नेचर। अब देखिए जब नॉन मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्सीडिक नेचर का होगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, यानी क्या, ऑक्सीजन एसिडिक नेचर का हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी 28 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, आता कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या बनाएगा, एसिड, और मेटल है तो वो क्या बनाएगा, बेस, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, बेस। और ये लाल लिटमस पेपर को बेस जो होता है वो ब्लू कर देता है, और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर का यूज किया जाता है इंडिकेटर के तौर पे, यानी परिरक्षक के तौर पे। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन क्लोरीन गैस इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम ब्रोमाइड। देखिए सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr में हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, किसका ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन ज्यादा अच्छी है तो इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, Br को इधर लेके आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा NaCl प्लस Br2, यानी ये बना लिया NaCl प्लस Br2, यानी यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी भी देख लेंगे। प्योर सोडियम इज ऑब्टेन, प्योर सोडियम कब ऑब्टेन होगा, जब क्या है NaCl और Br और Cl यानी ब्रोमीन और क्लोरीन आपस में मिलकर Na को अलग कर दे, यानी सोडियम को अलग कर दे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म थ्रू डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, डिकम्पोजिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं रिएक्शन तो हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्र के विषय में सत्य नहीं है। देखिए मोमबत्ती जलाए, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द लैम्प इज जोन ऑफ कंप्लीट कंबंशन, यानी ज्वाला का ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र है, जलता है पूरा, मोमबत्ती जल जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ मिडिल जोन्स एंड नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम इज सेम, ये कैसे सही हो जाएगा। कह रहा है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ मिडिल जोन्स एंड द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज नॉट सेम, ठीक है। नॉट सेम क्यों, क्योंकि ये दोनों समान नहीं हो सकता, यानी ये गलत हुआ। कह रहा है द येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज रीजन ऑफ पार्शियल कंबंशन, हाँ एकदम यहाँ पे पार्शियल कंबंशन होता है। द इनर मोस्ट जोन्स डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड कंप्रोमाइजेस ऑन बर्न वैक्स वेपर्स, ठीक है, यानी ये भी सही है। तो कथन सही पूछा था, सत्य नहीं है, नहीं कौन सा हो जाएगा, कौन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा जो है वो सही है। तो सही आंसर आपको पूछता है तो ये तीनों स्टेटमेंट सही था, लेकिन गलत पूछा है तो गलत कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बस बड़ा क्वेश्चन है, बस इतना सोचिएगा कि लैंग्वेज देख के नहीं भागना है। लैंग्वेज देता है सीटेट जो है वो लैंग्वेज बहुत बड़ा देता है, लेकिन क्वेश्चन एक लाइन में बनने वाला रहता है, ठीक है। बस साइंस का क्वेश्चन बहुत आसान से बन जाता है, क्यों, क्योंकि वो लाइन, बस आपको लाइन समझ में आना चाहिए, बस टाइम कंज्यूम नहीं करो, लाइन पढ़िए, एनालाइज कीजिए, एनालाइज करके क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ द थर्मोफ्लास्क एंड व्हाई। सबको यूज करता है, थर्मस में दूध रखे गर्म करके, या चाय रख लिए और दिन भर चाय पी रहे हैं, ठीक है, यानी वो गर्म के गर्म रह रहा है। क्यों गर्म रहता है उसके बारे में आप लोग जानने की कोशिश किए हैं, बस वही सीटेड वाला पूछ लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि एयर, उसके ऑप्शन दिया है कि एयर बिकॉज इट्स प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट एंड ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है। देखिए बीच में कंडक्शन, एयर का कोई रोल नहीं होता है, वायु क्योंकि यह चलन जो होता है उसके कारण उष्मा का हानि को रोकती है। दूसरा कह रहा है कि स्टील बिकॉज स्टील का बना हो परत, तो जैसा कुछ नहीं है। कह रहा है बिकॉज इट्स प्रिवेंट, स्टील तो रेडिएट करता है, स्टील तो प्रिवेंट नहीं करता है। कह रहा है कि वैक्यूम, नेक्स्ट है एयर बिकॉज ऑफ इट प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन एंड कंडक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि बीच में क्या वैक्यूम, खाली जगह छोड़ा जाता है। बिकॉज इट्स प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेंशन, यानी कंडक्शन, ना ही कंडक्शन से हो, यानी ना ही किससे हो, चालन से हो, और ना ही संवहन के कारण कोई भी हीट का हानि हो, तो इसीलिए क्या होता है, ज्यादा देर तक गर्म रहता है थर्मोप्लास्ट, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बुझो वांट टू सेट अप द सर्किट और फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोड्स एंड सॉल्यूशन शुड बी ऑप्टेड, ठीक है। यानी बुझो जो है वो तांबे कॉपर को क्या कर रहा है, परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है, और निम्नलिखित में से उसे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी जब भी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में एक्टिविटी देता है, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है। जब एनसीईआरटी आप लोग पहले भी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में एक्टिविटी देता था, एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे तो इसलिए आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एनोड इम्प्योर क्या होना चाहिए, एनोड को इम्प्योर रखें, ठीक है। कैथोड को प्योर रख लिए, लेकिन सॉल्यूशन वाटर, कभी भी वाटर में हम ये सब नहीं कर सकते हैं, यानी स्टेटमेंट सीधे गलत हो गया, ठीक है। वाटर नहीं होना चाहिए, या तो कॉपर का कर रहे हैं तो कॉपर सल्फाइड होना चाहिए, ठीक है।
कह रहा है एनोड कार्बन का यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो एनोड का कार्बन क्या करेंगे हम, ठीक है। तो कह रहा है कि एनोड इम्प्योर कॉपर, हाँ सही है। कैथोड प्योर कॉपर, यानी कैथोड जो होगा वो कैथोड जो होगा प्योर कॉपर का बना होगा, और सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, कॉपर सल्फेट का होगा, ठीक है। यानी सॉल्यूशन किसका होगा, कॉपर सल्फेट का होगा। तो यानी ऑप्शन ये सही लग रहा है, ठीक है, ये सही आंसर है। अब यहाँ पे कह रहा है एनोड प्योर कॉपर, एनोड को प्योर कॉपर बोल दिया, कैथोड को इम्प्योर कॉपर बोल दिया, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, ये क्यों नहीं होगा सर। तो ठीक है, तो अगर लाइट जो होगा करंट पास करने के लिए, करंट पास देखिए कैथोड एनोड धीरे धीरे टूटेगा, और ये टूटते टूटते किधर एनोड जो होगा टूटेगा, इम्प्योर रॉड जो होगा कॉपर जो होगा वो टूट टूट के प्योर कॉपर किधर जाएगा, कैथोड की तरफ में, ठीक है, उधर जाकर चिपक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है द प्रोसेस बाय व्हिच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड टू फॉसिल फ्यूल, A at B pressure and C is temperature is called as D, यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन A में दाब B और तापमान पर C में परिवर्तित होकर D कहलाता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ABCD क्या है, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। तो कह रहा है A कोल्ड हो सकता है, दूसरा हाई, तीसरा लो नहीं, लो टेम्परेचर से नहीं बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पेट्रोलियम देखिए पेट्रोलियम जो बनता है वो प्लांट से नहीं बनता है, ठीक है, इतना याद रखिए, वेजिटेशन का बात कर रहा है, यानी प्लांट से पेट्रोलियम नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। एनिमल से बनता है, जीवाश्म ईंधन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये प्लांट से नहीं एनिमल से बनता है, ठीक है। नेचुरल गैस ये भी किससे बनेगा, इसका ईंधन ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, कोल, दूसरा हाई टेम्परेचर, और क्या हाई के साथ में, ठीक है, यानी हाई प्रेशर के साथ में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और कार्बनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, बनता है कोयला, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, डी आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स विथ वाटर, sample of soil mixed with water turned the pH paper yellowish to orange, which of the following would be now change the color of pH paper is bluish, यानी येलो कलर का था उसको ब्लूइश कर देना है। यानी मृदा में एक नमूने से जल के साथ मिलाया गया जिससे पीएच को पीला नारंगी कर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अब पीएच को नारंगी से क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है। तो बताए हुए हैं नीला करने के लिए किसका यूज करते हैं, ये सारे तो क्या है, दो एसिड हो गए, और ये न्यूट्रल होता है। कॉमन साल्ट जो हमारे घर में नमक का यूज करते हैं ना, सेल का यूज करते हैं, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसका तो ये साल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, एसिड बेस मिलकर क्या बनाता है, साल्ट, यानी अम्ल और क्षार जो होता है वो दोनों मिलकर लवण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि मिल्क ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, बेस हम खोजेंगे, तो बेस खोजेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम क्या बोलते हैं, एंड एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड एसिड, ठीक है। चलिए, यानी ये अगर हम लोग हमारे पेट में क्या होता है, गैस बनना से स्टार्ट हो जाता है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज करेक्ट सीक्वेंस, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्रम दिया हुआ है, आपको पढ़ के सबसे पहले बता देते हैं कि अपटेक ऑफ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट, यानी कह रहा है पौधों द्वारा जड़ के तंत्र से नाइट्रोजन के यौगिक का उत्ग्रहण, ठीक है। दूसरा कह रहा है पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण। तीसरा कह रहा है मृत और पौधे और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजन अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण। और जो लास्ट ऑप्शन दिया है वो कह रहा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया और नीरे हल्दी शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब आपको सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है, ठीक है। तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा, तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा सीक्वेंस सही है, ठीक है। तो कौन सा सीक्वेंस सही है, तो अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहले क्या होता है, फिक्सेशन, क्या होता है पहले, फिक्सेशन, यानी पहले कह रहा है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर
बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, पहले क्या होगा, फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन यानी पहले ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, पहला क्या है, सही में डी अरेंज कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि फिक्सेशन के बाद ऑप्टेक ऑफ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बाय प्रोडक्ट बाय प्लांट थ्रू दी रूट। अब फिक्सेशन होने के बाद प्लांट क्या करेगा, उसको ऑप्टेक करेगा, यानी दूसरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसके बाद क्या करेगा ये, इसके बाद ये करेगा सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। अब ये क्या करेगा, प्लांट का प्रोटीन बनाएगा और अदर कंपाउंड बनाना स्टार्ट करेगा। उसके बाद आएगा क्या, लास्ट बच गया सी, सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, उसके बाद उसका यूज करेगा, ऑप्टेक करेगा प्लांट के ऑप्टेक करने के बाद प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन के बनाने के बाद उसके बाद वो कन्वर्जन करेगा किसका, नाइट्रोजन वेस्ट और डेड प्लांट और एनिमल्स को किसमें, फिर नाइट्रोजन में, फिर वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर इज करेक्ट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहा है, फ्लावर में कौन सा इवेंट जो है वो सही है, सही इवेंट का बात करेगा तो याद रखिएगा, एक मिनट थोड़ा देर पानी पी लें। ठीक है, सही स्टेटमेंट का अगर बात कर रहा है तो याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अपने जैसे संतति का उत्पन्न करना है। ठीक है, अपने वंशानुगत को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए कोई अपने जैसा संतति को उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन कह रहा है सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन। देखिए जब ऑप्शन देखिएगा तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीन इवेंट होता है। कभी भी रिप्रोडक्शन में देखिएगा तो तीन इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है, अब जब उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद का प्रक्रिया। ठीक है, एक एक करके बात कर रहा है। सीडलिंग जो होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए एम्ब्रियो बनने के बाद जो होता है वो सीड बनता है, एम्ब्रियो के बाद ही सीड बनता है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपको बताना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बिफोर पॉलिनेशन। यहाँ पे तो सीधे बोल दिया कि भाई बिफोर है, मैंने पहले, सीधी बात। तो जब पहले बोल दिया पॉलिनेशन, अभी पॉलिनेशन हुआ ही नहीं तब तक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करा दिया, तो ये स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तीन लास्ट ऑप्शन दे रहा है कि एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन, ये तो करेक्ट है। एम्ब्रियो का जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्म्ड पॉलिनेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट एम्ब्रियो का बनाता है। जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बनाने के बाद वो बनाता है सेक्स को। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है सीड्स जो है, जो परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवविंद जो होगा यानी सीड जो होगा वो बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है किसके बारे में, एंड अबाउट इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा है, नॉट ट्रू, सही नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया है कि पैंक्रियाज एंड एड्रेनल आर इंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ ये सही है कि पैंक्रियाज जो है और एड्रेनल ग्लैंड जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन थ्रू डक्ट। देखिए जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, डक्ट वाले नहीं होते हैं, यानी ये सीक्रेट करेगा, जितना यूज जरूरत होगा यूज होगा, वो स्टोर करके नहीं रख सकता है। ठीक है, यानी ये स्टोर करने के लिए इसके पास डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस होते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत। ठीक है,
अब यहाँ पे कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू ब्रेन, हाँ ये सही है, स्टेटमेंट सही है। इंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो सारे हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी हमको पूछना है, बताना था गलत, गलत आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। यानी क्या आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अब आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड्स में पूछा जा रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाते वक्त बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि स्टेटमेंट के बारे में सही होना है। किसी स्टेटमेंट पढ़ने के समय आप पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा कि ताकि आपको स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट बन जाता है सही सही पढ़ लीजिए, ठीक है, तो पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बनाने का जो एफिशिएंसी होगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पहला कथन जो असर्शन कर रहा है, डिफोरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लड, यानी वन के नाशक या वन कटाई से बाढ़ का कारण हो सकता है। हाँ, बाढ़ का कटाई का कारण क्या हो सकता है, बाढ़ आने का कारण हो सकता है, वन कटाई भी एक प्रमुख कारण होता है क्योंकि बाढ़ का इसमें शामिल है, ठीक है। अब कह रहा है कि दी इन्फ्लेट्रेशन रेट ऑफ द वाटर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, यानी वन कटाई से जल की अंतःस्थिदन दर जो होता है वो कम हो जाता है। हाँ, जैसे देखिए इन्फ्लेट्रेशन रेट जो होता है वो अगर पेड़ कटता है तो उस एरिया में वर्षा की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहां का इन्फ्लेट्रेशन रेट भी जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, रीजन उसके साथ साथ है, यानी कह रहा है कि बोथ ए एंड आर यानी assertion and reasons are true and R is correct reasoning for, यानी रीजन जो है वो दिया है इसके लिए, ए करेक्ट दिया है आर के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस, यानी जितने भी माइक्रो जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे लैक्टोबैसिलस हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, लेकिन वहीं क्या अगर सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कॉज करता है वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि Which of the following beneficial process is not carried out microorganism, यानी कौन से प्रोसेस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैरी नहीं होता है। तो इसमें कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जैविक अपशिष्टों का अपघटन, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, तो ये भी होता है, ये भी डिकम्पोजिशन ये भी करता है और मृदा का उत्पादन ये भी बढ़ाता है। कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है, तो भोजन को परिरक्षित करने के लिए, यानी भोजन पदार्थ को परिरक्षण करने के लिए नहीं किया जाता है, प्रिजर्व करने के प्रिजर्वेटिव के तौर पे नहीं किया जाता है। रीजन क्या होता है कि ये भोजन को खराब करते हैं, ना कि भोजन को रख रखाव में बचाने का काम करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। डिकम्पोजिशन करेगा, मृदा की उर्वरता को बढ़ाएगा, बताया था राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे क्या होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि which of the following is not likely to increase the fertility of soil, यानी कौन सा है जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज नहीं कराएगा, यानी मृदा उर्वरता को बढ़ाने की संभावना तो कम किससे है, ठीक है, सबसे कम किससे है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूट्स फर्टिलाइजर, जो सब्स्टिट्यूट्स फर्टिलाइजर है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर से अगर हम कर देते हैं, उर्वरक को जैविक खाद के द्वारा बदलना। देखिए उर्वरक में एनपीके होता है, मेजर जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, और खाद में भी जो हम कंपोस्ट यूज करते हैं उसमें भी क्या, या तो हम कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं या कंपोस्ट यूज करते हैं, यानी नॉर्मल गोबर के घास गोबर का खाद यूज करेंगे, या वर्मी कंपोस्ट यानी अर्थवर्म उसके साथ रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों, ये कोई तो सही आंसर है, ठीक है। पूछा क्या है, गलत, इंक्रीज फर्टिलिटी है, सॉइल को फर्टिलिटी तो देगा। लीव द फील्ड इन अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स, यानी दो फसलों के बीच में क्या बिना बोए कुछ दिन छोड़ देना, तो ये भी क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। कह रहा है कि ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली एवरी सीजन। देखिए
एक साथ में, ये भी सही है। क्यों? एक साथ में हम बहुत सारा फसल को एक साथ में एक ही मतलब एक साल में एक खेत में बहुत सारा फसल डिफरेंट फसल इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सॉइल फर्टिलिटी को क्या करें, मेंटेन करके रखें। जैसे कुछ ऐसे भी फसल होते हैं जो क्या पानी ज्यादा चाहिए, कुछ ऐसे फसल जैसे धान होता है जिसको पानी ज्यादा चाहिए, ठीक है, और कुछ ऐसे भी फसल होते हैं जो बिना कम पानी के, जैसे गेहूं होता है तो बहुत कम पानी में हो जाता है। तो अगर फसल हम अल्टरनेट करके नहीं बोएंगे तो उसकी पैदावार होने यानी मिट्टी की जो उर्वरता हो गई वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रॉप्स। देखिए क्रॉप्स को मेंटेन करना है, बोने के समय कितना हो दूरी पर रखिए, उससे सॉइल फर्टिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, स्ट्रेस तो आएगा क्योंकि वो फसल सेम ही फसल बो रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है तो नॉट क्या हो जाएगा, इसमें सही कौन नहीं है, तो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। टिक मार देना है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंसर है, ठीक है, डी जो होगा वो करेक्ट आंसर था उसका, ठीक है। यानी जो हमको क्या नहीं है उसको पकड़ना है, नॉट बोला था, ठीक है, जो सही है उसको तो सही है, जो नहीं सही है उसको सही बनाना है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। देखिए मेटामॉर्फोसिस यानी मेढकों में कायांतरण जो होता है, अगर लार्वा का हम बात करें तो मेढक का जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल। टेडपोल जो होता है ये लार्वा स्टेज होता है, लार्वा के बाद ये क्या बनाता है, फ्रॉग बनाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, याद रखिएगा। और कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होता है, तो वो हार्मोन होता है थायरोक्सिन, ठीक है। वो हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस करता है, ठीक है। एड्रेनलिन तो बताया, एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन ये हमारे बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी किसी भी जीव में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। इंसुलिन का बात करें तो ये डायबिटीज वाले जो है ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। और किससे सीक्रेट होता है, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज के कौन से, बीटा सेल्स से, ठीक है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टीचर व्हाइल टीचिंग a topic in chemistry identify the following conceptions of learners which of the following is not alternative conception। यानी एक शिक्षक जो है वो रसायन विज्ञान में एक विषय, देखिए साइंस पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है कि which of the following is not an alternative conception। यानी एक शिक्षक रसायन विज्ञान के जो है वो शिक्षण कराते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित धारणा को पहचान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धारणा नहीं है, ठीक है। यानी बताना है कि आपको कौन सा धारणा सही नहीं है, धारणा नहीं है, ठीक है। तो नहीं बताएगा तो एक याद रखिएगा, एक मिनट थोड़ा पानी पिला, ठीक है। तो इसमें कौन सा धारणा सही नहीं है, कौन सा धारणा सही नहीं है, कह रहा है कार्बन इज अ कंपाउंड एंड ब्लैक इन कलर, यह सही है, धारणा सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अ केमिकल बॉन्ड इज लाइन बिटवीन द टू एटम्स। हाँ, टू एटम के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बनाना है तो ऐसे, तो दो एटम्स के बीच में जो लाइनिंग होता है वो केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही धारणा है। एडिंग ऑक्सीजन विद रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन जब होता है, ऑक्सीकरण जब होता है, और अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण जब होगा तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। लेकिन रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। तो ये भी क्या होता है, सही अवधारणा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर, देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये धारणा जो है वो गलत हो गया, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेड करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी के बेसिस पे ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही वैज्ञानिक सादृश्य अनुरूपता के को निरूपित करता है, ठीक है। कह रहा है कि प्योर गोल्ड इज अ सॉफ्ट एज बटर, ठीक है, यानी प्योर गोल्ड जो है वो बटर के जैसा, विशुद्ध सोना जो है वो बटर की तरफ कोमल होता है, इतना भी नहीं कोमल होता है कि वो बटर के जैसा हो जाए, ठीक है, इतना भी मुलायम नहीं होता है। तो ये उसकी धारणा सही साइंटिफिक एनालॉजी के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, सही बताना है साइंटिफिक रीजन से, ठीक है, ये
गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि फ्यूल बर्न्स लाइक फायर, तो ये साइंटिफिक एनालॉजी से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल जो है वो अलग हो गया और फायर का अगर फ्यूल नहीं जलता है तो फायर लाइक फायर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बैटरी इज टू फ्लैश लाइट एज हेडलाइट ऑफ ईच कार टू, यानी बैटरी के लिए लाइट के लिए वैसे ही जैसे हेडलाइट के कार के लिए। ऐसा थोड़ा है, बैटरी के लिए जो हेडलाइट यूज करते हैं उसका अलग होता है, फ्लैश लाइट तो उसका हेडलाइट अलग होता है, ठीक है। यानी कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, यानी सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का ऊर्जा केंद्र होता है। तो ये एनालॉजी जो है साइंटिफिक तौर से अगर देखा जाए तो ये क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये सही कौन सा, वैज्ञानिक उद्देश्य से देखें तो उसको क्या, वैज्ञानिक उसके अनुरूपता के अनुसार देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश हार्मोन्स रेगुलेटर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म्स इन आवर बॉडी, इट इज सीक्रेटेड बाय बी ग्लैंड, ठीक है, एंड डैश सीक इन डाइट इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ द ग्लैंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर, यानी हार्मोन ए जो हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अपचय को नियंत्रित करता है और यह ग्रंथि बी द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, और तथा हमारे आहार सी के इस ग्रंथि में कामकाज को प्रभावित करता है। तो ए बी सी क्रमशः कौन सा है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहला देखिए ग्रोथ हार्मोन, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा प्रोटीन। ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का नियंत्रित करने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा है इंसुलिन, इंसुलिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड को शुगर को कंट्रोल करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या होता है, फाइट फ्लाइट हार्मोन होता है, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन इसी को बोलते हैं। एड्रेनल ये साल्ट का बात कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे याद रखिएगा कामकाज को आहार में, ठीक है, तो आहार में क्या होगा, तो थायराइड, आंसर क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और ये आयोडीन को देता है जिससे क्या ग्वाइटर रोग ना हो, क्या हो, ग्वाइटर ना हो, ग्वाइटर ना हो। ग्वाइटर को बोलते हैं घेगा, क्या बोलते हैं, घेगा, ठीक है। घेगा को रोग जो होता है वो किससे, आयोडीन के कमी से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा नहीं है, बस और 5 क्वेश्चन है तो बने रहिएगा लास्ट तक, ज्यादा इंटरेस्टेड है ऐसा बात नहीं है। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू रिगार्डिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। धातु की अपेक्षित अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बनाते वक्त आसान लगेगा, ठीक है, और आपको कोई अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, जैसे लगे कि कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि ताकि हम देख के उससे और भी उसको आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो कह रहा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, स्टेटमेंट सही है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से, और एल्युमिनियम से कम होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा है सही, तो आंसर क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन का अगर हम बात करें तो सोडियम इज, कह रहा है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड कैल्शियम, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक पानी पीने थोड़ा, गलत ज्यादा देर के लिए क्लास लेने से गला थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, तो इतना टेंशन ना लीजिए। चलिए बीच बीच में थोड़ा आराम भी जरूरी है, एक के बार ज्यादा गला पर जोर दे देंगे तो फिर कल का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, ये भी एल्युमिनियम का बात कर रहा है, किससे, मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं होता है, तो ये भी रिएक्टिव सीरीज में क्या होता है, नीचे होता है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ एक सही है, यानी स्टेटमेंट नंबर सी जो है इज करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी सी जो है वो करेक्ट है, यानी ओनली ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस आर रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज याद रखिएगा कि कौन सा गैस जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
ओजोन। देखिए नाइट्रोजन इसमें सिर्फ फ्री नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ओजोन O3 भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। O3 बताए थे, O3 में क्या ओजोन बोलते हैं उसको और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत जो है वो उसका क्षय होते जा रहा है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जिस नाइट्रिक ऑक्साइड कहिए या NO3 कहिए, ठीक है, और NO2 भी इसमें शामिल रहता है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि D और E जो है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो D और E देखेंगे ऑप्शन में, तो D और E जो है वो ऑप्शन डी में पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन निकालना है। तो यानी कह रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन इज द केमिकल चेंज, पिछले ही क्वेश्चन में पढ़े हैं कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फिजिकल चेंज है, यानी सीधे बात बोल दिया है कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है, केमिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब तो हमको बताना है सही, फोटोसिंथेसिस द केमिकल चेंज, ये सही है। अब बोल रहा है कि रिपिंग ऑफ यानी रैपिंग ऑफ फ्रूट्स इज फिजिकल चेंज। देखिए फ्रूट्स का पकना, जो अगर कोई कच्चा आम है, आम को पकाने के लिए हम इथेलिन का यूज कर रहे हैं, इथेलिन हार्मोन का यूज करते हैं, तो वो इथेलिन का यूज करके और उससे हम पकाते हैं, ठीक है। तो पका रहे हैं तो वो क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है, क्या चेंज है, केमिकल चेंज। उसको कार्बाइड का यूज भी करता है, तो वो केमिकल चेंज है, वो फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है डी नंबर में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज केमिकल चेंज, हाँ ये केमिकल चेंज है, ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी और डी किसमें है, तो बी और डी है सी में, तो यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल्ड आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स टेम्परेचर, जब बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है तो उसका तापमान क्या रहता है। देखिए बर्फ पिघलता है, तापमान कैसा रहेगा उसके बारे में पूछा है, 0 डिग्री पे पूछा है, ठीक है। जब 0 डिग्री पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि अगर हम बर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जला है, ठीक है, यहाँ पे जला रहे हैं बाहर की तरफ पे, यानी 20 डिग्री पे लेके जा रहे हैं, तो रूम का टेम्परेचर वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे रूम को क्या करेगा, ठंडा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द बायोन्ड फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड एक्टिंग, ठीक है, यानी द्रव में डूबे बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। देखिए इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि पानी में कोई एक बाल्टी लिए, बाल्टी में कोई ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है। इस पे कह रहा है कि बायोन्ड फोर्स किधर की तरफ लगता है, किधर डायरेक्शन में लगता है, तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो बायोन्ड फोर्स कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी ये अपवर्ड, इसीलिए इसको ऑफ थ्रस्ट भी बोला जाता है, याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, ऑफ थ्रस्ट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगता है, कभी भी पानी नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज को, जब आपको अगर पानी में फेंका जाए तो पानी क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंकता है पहले, ठीक है। अगर आपका जो वेट है वो क्या हो जाए, भार जो है वाटर के भार से बराबर हो जाए तो आप डूबिएगा नहीं, ठीक है। तो वो चीज याद कर रखिएगा, तो यानी किधर की तरफ लगेगा, ऑपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, किधर लगेगा, ऑपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर है। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है, ऑल डायरेक्शन सभी दिशा में नहीं लगता है, ठीक है, ऑपवर्ड फोर्स जो होता है वो सभी दिशा में नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो अब इसमें हम देखेंगे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट्स कंजर्व ग्राउंड वाटर, हाँ ये भू संरक्षण कर रहा है, सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग, यानी स्थानीय प्लावन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी फ्लडिंग को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी इसमें ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है इट्स क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम, एंड लास्ट का ऑप्शन जो कह रहा है डी कह रहा है इट इज बिकॉज इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो अगर हम क्रॉप का बात करें तो क्रॉप का बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे
कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। देखिए सी कह रहा है इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम, जल निकासी में क्या हो रहा है, संबंधित समस्या को उत्पन्न करता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इट कैन यूज फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप, यानी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो क्या क्या सही है, ए बी और डी, ए बी और डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए बी डी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी अब ये किसमें है, ए में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम इस 50 क्वेश्चन करा लिए हैं। 50 क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ठीक है, और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जल्द ही लॉन्च होने वाला है बीपीएससी का एनसीईआरटी बैच। ठीक है, जो एनसीईआरटी बैच आपके लिए पूरी तरह से फुली डेडिकेटेड रहेगा एनसीईआरटी के लिए। तो एग्जाम देकर आइए, पास होकर आइए और उसके साथ साथ आप बीपीएससी के लिए हम ही से पढ़िए। थैंक यू।